अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद मैं और डॉक्टर अतर आपके सामने आ रहे हैं, उसके लिए माज़रत, लेकिन आज हमारे पास फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे हम पहले भी 2 महीने पहले एक वीडियो कर चुके हैं। वो है इंडियन इलेक्शंस, जिसके अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफ़ा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये पहले लीडर हैं जो 3 टर्म्स एज ए प्रीमियर ऑफ इंडिया अपनी कंटिन्यू करेंगे। अब जब हमने 2 महीने पहले वीडियो की थी उस वक्त तो सारे जो तज्ज़िये और सर्वे थे वो यही बता रहे थे कि जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी का अलायंस, वो ओवरवेलमिंग विक्ट्री उसको मिलेगी। और उनका एक बड़ा मशहूर नारा भी था, इस दफ़ा 400 यार। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद, बल्कि ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अत्तर ने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी और उनका जो अलायंस है, उनकी जो बीजेपी पार्टी है, वो जो है एक थम्पिंग विक्ट्री लेकर आएगी। लेकिन विक्ट्री तो हुई, पर क्या उस तरह से हुई जिस तरह 2 महीने पहले सोचा या देखा जा रहा था? सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank you, Vikas. I'm absolutely fine. सर, मोदी जीत तो गया, पर ये जीत का मजा थोड़ा करकरा नहीं हो गया? देखिए, जीत तो जीत है। चाहे जीत को एंजॉय कर रहे हैं मोदी साहब, और मेरा ख्याल है कि आपने ठीक कहा है कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जीत नहीं आई। तो जीत, आफ्टर ऑल, ही इज़ गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट, ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। और शायद वो अपने आप को अब जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि नेहरू साहब ने तीन तीन टर्म्स जो थी अपनी वो पूरी की थी। अब ये कहना मुश्किल है कि मोदी साहब अपनी 3 टर्म्स पूरी करेंगे कि नहीं। एटलीस्ट थर्ड टाइम ही हैज़ बिन इलेक्टेड। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं बताता चलूँ कि मेरी भी शायद यही प्रेडिक्शन थी उस वक्त कि मोदी इज़ गोइंग टू स्वीप अवे द इलेक्शन। और वो जो नारा आपने बताया 400 वाला, वो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन आप खूबसूरती देखें डेमोक्रेसी की। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ये इलेक्शंस था, और इस इलेक्शन में आपको पता है 7 वीक्स ऑलमोस्ट, हमने पिछली वीडियो में बताया था और आपने बताया कि 2 महीने पहले हमने जी। की थी। तो 7 हफ्तों के बाद इस इलेक्शन का रिजल्ट आया है, और इसमें 642 मिलियन बैलेट्स कास्ट हुए हैं। 642 मिलियन। 64, तकरीबन आप समझे 64 करोड़ 20 लाख, 642 मिलियन वोट्स कास्ट हुए हैं इस इलेक्शन में, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 3 गुना ही बन जाता है। अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2.5 से 3 गुना तकरीबन ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बनता है, जो इस इलेक्शन में 7 वीक्स में कास्ट हुआ। तो इसका अगर हम एनालिसिस करें इस इलेक्शन का, तो हम ये देखते हैं कि वाकई बीजेपी प्रिडिक्ट कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अराउंड 350 से 380 के दरमियान, और पोल्स भी ये सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उनको 240 सीट्स मिली, और 240 उनकी एक्सपेक्टेशन से आप देख रहे हैं कि कितनी कम है। अगर आप 380 एक्सपेक्ट कर रहे हो, 543 का हाउस था जो लोकसभा जिसके लिए इलेक्शन हुआ है, जो इंडिया का लोअर हाउस है, उसकी 543 टोटल स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर बेसिकली 272 सीट्स जो है वो चाहिए होती है मेजॉरिटी से रूल करने के लिए। तो मेजॉरिटी तो उनको नहीं मिली है उस तरह, तो ही हैज़ टू मेक अ कोएलिशन नाउ। और मोदी, आपको पता है, वेल नोन है कि वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़र नहीं, काफ़ी रिजिड उनकी, आपको पता है, एक अप्रोच है, फिलॉसफी है। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है ये, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोएलिशन में उनको जो वो कोएलिशन में बैठेंगे। और दूसरा, ऑपोजिशन पैक्ट लोकसभा, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, तो वो भी उनके लिए एक चैलेंज है। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द एनालिसिस के 240 सीटें इनको मिली हैं, और जो इंडिया अलायंस है जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, और मज़े की बात है, राहुल गांधी को तो बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर चुके थे, लेकिन उनका 223 सीट्स लेना उनकी इंडिया अलायंस का, ये मोदी के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, एक बहुत बड़ा धचका है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है इंडिया की पॉलिटिकल सीन के अंदर, पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्योंकि एक तो थर्ड टर्म है मोदी की, और इस थर्ड टर्म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अब, आई डोंट नो ही विल बी टारगेटिंग फोर्थ टर्म और नॉट, ही हैज़ एज्ड अ लॉट नाउ, लेकिन एटलीस्ट वो इस टर्म में अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे
कि ताकि बीजेपी की सस्टेनेबिलिटी और बीजेपी का सर्वाइवल जो है उनके बाद में या उनकी सक्सेशन प्लानिंग बेहतर हो सके। आपको सर ऐसा नहीं लगता कि अब जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी ये गवर्नमेंट, या 3 साल, मतलब 5 साल पूरे नहीं कर सकेगी, कुछ तज्जिए हैं। लेकिन देखिए एनालिसिस तो यहाँ पे भी गलत साबित हो गए, सर्वे तो यहाँ पे भी गलत साबित हो गए, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बट आपको नहीं लगता कि ये जो कंसेक्टिव 3 टर्म्स हैं बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी, तो ये जो है अब शायद बीजेपी को काफ़ी वक्त लगे दोबारा इतना इक़्तिदार में आने के लिए, मतलब अगला जब भी इलेक्शन होगा 5 सालों के बाद? बिल्कुल, असल में देखिए एक सिर्फ जो इंडिया अलायंस है उसका इंक्रीज़ करना नंबर या उसका 223 सीट्स लेना ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंज नहीं होगा, बल्कि इनके लिए एक और जो बड़ा चैलेंज है ना वो है कि ये अबाउट 60 to 63 सीट्स इनकी कम हो गई हैं। इनकी पिछली दफ़ा 303 सीटें थी बीजेपी अलायंस की, और अब ये उससे नीचे गिर गए हैं, राइट। सो बेसिकली जो सॉरी बीजेपी की 303 सीट्स थी, अलायंस की नहीं, बीजेपी की 303, तो अब उनकी 240 हैं। यस, तो ये 63 सीट्स गिरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये वाकई जो आपने बात की है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर ये इकोनॉमिकली और सोशली सस्टेनेबिलिटी या परफॉर्मेंस ना कर सके, उसको इंडिया को, इंडियन इलेक्टेड को दिखा सके, तो शायद आई डोंट नो इन हाउस कोई चेंज या इन हाउस कोई मूवमेंट चलने का नो कॉन्फिडेंस। इम्कान। बेसिकली देखिए हमें एक एनालिसिस ये भी करना है कि मोदी का, बीजेपी का एटलीस्ट ये नीचे गिरना, इसकी वजूहत क्या है? जी सर, यही मेरा सवाल है आपसे नेक्स्ट, कि आपको क्या लगा कि वोटर ने जो अपना माइंड चेंज किया है, जी जी 2 महीने पहले क्या था और अब क्या है, और राम मंदिर भी बनाया गया, उसको बड़ा ओवरवेलमिंगली सेलिब्रेट भी किया गया। जी जी तो अयोध्या में भी बीजेपी की खास परफॉर्मेंस नहीं रही जहाँ पे राम मंदिर बना। जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने वोटर्स का माइंड चेंज कर दिया? देखिए एक तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है इस वक्त, वो है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमने जिक्र भी किया था पिछली वीडियो में। राइजिंग प्राइसेस की भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंडिया में राइजिंग इनइक्वालिटीज़, क्योंकि देखिए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे है, लेकिन वो वही वाली बात है कि उसकी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी वो शायद ह्यूमन वैसे- डेवलपमेंट जो है वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी तो एक चीज़ होती है ना, तो वो शायद अभी इंडिया की वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज है वो भी वो नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके उसको अपनी पूरी एक ऐसे इक्विटेबल अंदाज में कि लोग थोड़ा फेयरली उसको परसीव करें। और दूसरा यूथ वोटर्स भी, आपको पता है यूथ वहाँ पे एक यूथ को तो फिर आप नहीं ना कन्विंस करने के लिए यू नीड सम थिंग्स which should appeal to them। बट इसी यूथ ने साथ दिया पिछले 2 इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी की बातों पे, उनके डॉक्ट्राइन पे और उनकी सब चीज़ों पे, और अब यूथ ने माइंड बदल लिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेन रीजन, One of- राइजिंग प्राइसेस इज अनदर रीजन, और इनइक्विटेबल जो है वो भी। और यूथ इन चीज़ों को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही होती है, और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया के जरिए बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को देखा जाता है, इन पे बड़ी क्लोज आई होती है, और ये एक वजह। और दूसरा मेरा ख्याल है ओवरऑल बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर पावर था कि वो काफ़ी लोगों को अनईजी कर रहा था। काफ़ी लोग उससे अनईजी थे कि बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है इतनी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर कि वो लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल है। और लास्टली मेरा ख्याल है जो हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है ना बीजेपी का, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ को लेस सेफर फील करवा रहे हैं कि और ये भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये मोदी के लिए चैलेंज होगा, और वो चैलेंज प्ले अप हो गया। वो प्ले अप हुआ। अगर आप व्यूअर्स हमारी लास्ट वीडियो भी देखें जिसके ऊपर हमने प्रेडिक्शन की थी इंडियन इलेक्शंस की, और उसमें हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, तो इट्स लाइक नंबर्स तो वाकई शॉकिंग है। नंबर्स तो शायद लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद मैं भी ये नंबर्स इतने नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत ज़्यादा भी मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बहुत नीचे भी गिरेंगे तो कहीं ये 280 से 300 की सीट्स में 280 के करीब शायद ये फिर भी आए, 20-30 सीटें इनकी शायद कम हो जाए, 303 पहले थी। लेकिन ये जो 63 सीट्स का फॉल है ना, ये शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरा ख्याल है ये 5 रीजंस अगर मैं दोबारा व्यूअर्स के लिए रिपीट करूँ, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का इशू है, इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ का इशू है, और फाइनली इनका होल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होल्ड, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर पावर जो है ना, वो भी था। अब मोदी के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि एक तो डाइवर्स हुकूमत लेके चलना पड़ेगा,
ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। तो इंडिया एक लिहाज से, इंडिया में एक थोड़ी सी वो डाइवर्स जो ओपिनियन है वो ज़रा ज़्यादा देखा जाएगा। जो पहले जो मोदी का वन वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चल रही थी वो शायद आप वो नहीं लेके चल सकेंगे। So viewers, coalition government, strong opposition and एक ऐसी यूथ जो थोड़ी सी नाराज नज़र आ रही है मोदी और उनकी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइंस है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये कहना है कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कोलिशन की आइडियोलॉजी ने बहुत डैमेज किया। तो इंडियन वोटर ने बाउंस बैक किया है विद द विजन ऑफ अ सेकुलर इंडिया। बट हमें आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर।